Hello and welcome to Smart IS Foundation. We will discuss pre-secure of December. 2 दिसंबर का जो हमारा प्री-सिक्योर है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स ध्यान से देखना. सबसे पहले हम लोग टंगस्टन का एक ब्लॉक है नयाकर पट्टी टंगस्टन ब्लॉक, तमिलनाडु में एक रीजन है और वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी साइट है जिसका नाम है अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी साइट. एक्चुअली हुआ ये है कि यहाँ पे ये जो टंगस्टन ब्लॉक का नाम दिया गया है ना, वो इस अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के आसपास पड़ती है, तो इसको लेकर डिबेट हो गया है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो बायोडाइवर्सिटी साइट ये वाली और दूसरा टंगस्टन मिनरल, मतलब टंगस्टन जो हमारी कंपोनेंट है उसके बारे में. दूसरा क्या है, IMD कलर कोडेड अलर्ट एंड साइक्लोन वार्निंग स्टेजेस. अभी रिसेंटली जो साइक्लोन आया है तो वहाँ से हम लोग साइक्लोन वगैरह के नाम वाम तो देखेंगे ही, बट एट द सेम टाइम हमारी जो IMD वगैरह है वो साइक्लोन की सिवियरिटी को मैनेज करने के लिए कलर कोड यूज़ करती है और उन्हीं कलर कोड में से हम कलर कोड उठाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है सांची स्तूपा, उसके बारे में पूछा गया है जिसको अशोक ने बनाया था. उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ में युगांडा न्यूज़ में था तो उसको हम लोग देखेंगे, लैंडस्लाइड वगैरह आई हुई है वहाँ पे. उसके बाद फिर कैग के ऑफिस के बारे में हम लोग देखेंगे. तो ये हमारा टॉपिक्स है. तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा रिवीजन क्वेश्चन होता है. तो रिवीजन क्वेश्चन क्या है वो आप देख लो ढंग से. सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहला, द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये लिखा गया है. रेपो रेट होता है, फिर रिवर्स रेपो रेट होता है, फिर CRR वगैरह, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं अपने फ्राइडे और सैटरडे के प्री सिक्योर में. तो ये 3 स्टेटमेंट है. पहला मैंने बता दिया. दूसरा क्या था, ऑलवेज हायर देन द रेपो रेट टू इनकरेज बैंक्स टू लेंड द सेंट्रल बैंक. ठीक है. थर्ड क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय RBI टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. इसके आंसर्स आप लोग कमेंट में बताइएगा. अब अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नयाकार पट्टी टंगस्टन ब्लॉक एंड अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर करेक्ट. 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है. पहला क्या कह रहा है, द नयाकार पट्टी टंगस्टन ब्लॉक्स कवर विलेजेस सच एज काबियटम पट्टी, इटीमंगलम, देन अरिटापट्टी इन तमिलनाडु. तो विलेजेस इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये ब्लॉक का लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु में है या नहीं है. दूसरा क्या है, द अरिटापट्टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज होम टू ओवर 250 बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द फाल्कन एंड शाहीन फाल्कन, लैगर फाल्कन एंड शाहीन फाल्कन. मतलब फाल्कन की स्पीसीज कहना ये चाह रहा है कि इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रिसाइड करती हैं इस बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज में. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अनाई कोंडन लेक अ पार्ट ऑफ अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी. अब चोला ने बनाया है कि पांड्या ने बनाया है, ये आपको डिसाइड करनी है. तो इसके सही आंसर्स आप लोग डिस्कस करना, आप लोग कमेंट में बताना. हम लोग अभी पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं. तो जो हमारे पास नयाकार पट्टी टंगस्टन ब्लॉक है, ये तमिलनाडु में एक एरिया है जिसको रिसेंटली माइनिंग वगैरह के लिए दिया गया था. और ये रीजन किसके नज़दीक पड़ गई, ये नज़दीक पड़ गई हमारी अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के आसपास. तो इसका लोकेशन के लिए स्टेट इंपॉर्टेंट है. जो मदुरई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ पे ये लोकेटेड है. इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. फाल्कन वगैरह और ईगल वगैरह यहाँ पे आपको मिलती हैं. फिर जो इंडिया में नॉर्मली पाए जाते हैं, इंडियन पैंगोलिन और पाइथन्स वगैरह, वो भी मिलते हैं. वाटर रिसोर्सेज में यहाँ पे एक लेक है अनाई कोंडन लेक, जिसको पांड्यन एरा में बनाया गया था. वो लेक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. अब ये जो मिनरल ब्लॉक की बात हो रही है, वहाँ पे ये है इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी साइट है वो हमने आपको बहुत डिटेल में कवर करा दिए हैं, आपको PDF में मिल जाएगा. ये रही हमारी तमिलनाडु में अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, तमिलनाडु की
तमिलनाडु में जो ये हमारा लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट वाले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तीसरी अगर हम आगे की बात करेंगे, अब जिस मेटल के बारे में इतनी झगड़ा हो रहा है, जिस कंपाउंड के बारे में इतना झगड़ा हो रहा है, उसको ध्यान से देख ले। टंगस्टन, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत होता है मेटल्स में, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल यूज़ वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हीट रेजिस्टेंस भी इसका बहुत हाई है, स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोरोजन वगैरह नहीं होता है, जिसके चलते ऑक्सीडेशन वगैरह से या किसी भी केमिकल चेंजेस से जो डैमेज की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एप्लीकेशन देखोगे तो डिफेंस में भी यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हो सकता है। रीज़न क्यों, कहाँ पे, कटिंग टूल्स में यूज़ हो सकता है, हैवी मशीनरी वगैरह में यूज़ हो सकता है। अगर सप्लाई देखोगे तो ग्लोबल सप्लाई में चाइना का डोमिनेंस है, और क्रिटिकल मिनरल है। क्यों क्रिटिकल मिनरल है? क्योंकि वो सेक्टर जो नेशन के सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे ये मेटल्स का यूज़ होता रहता है। तो ग्लोबल लेवल पे हमने बताया कि चाइना ग्लोबल प्लेयर है, बट अगर आप इंडिया में बात करोगे तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आपको 42% रिजर्व कर्नाटका में देखने को मिलता है, फिर राजस्थान में 27% है, आंध्रा में 17%, महाराष्ट्र में 9%। आपको ये टॉप 4 स्टेट्स पता होने चाहिए। बट जहाँ पे बात हो रही थी तमिलनाडु की, वहाँ पे इनके स्मॉलर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तमिलनाडु के साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में। अभी रिसेंटली हमारी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसको माइनिंग राइट्स वगैरह दिए गए हैं, और वो जो जिस एरिया में माइनिंग राइट्स दिए गए हैं, आई रिपीट, जिस एरिया में माइनिंग राइट्स दिए गए हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के साथ ओवरलैप कर रही है, इसलिए ये पूरा का पूरा न्यूज़ में था। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबसे पहला हमारे पास टंगस्टन, फिर हमारे पास दूसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ना सो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कि जिन एरियाज़ का नाम दिया गया था वो सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, इसको चोला ने नहीं, किसने बनाया था? पांड्यन टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो इस तरह से फर्स्ट का स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन हमारा आईएमडी के कलर कोडेड अलर्ट जो होते हैं और जो साइक्लोन वार्निंग स्टेजेस हैं उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे पहला, अ येलो अलर्ट फ्रॉम आईएमडी एडवाइजेस अर्जेंट एक्शंस एज इट सिग्नल्स द सर्टेनिटी ऑफ हडाजस वेदर कंडीशंस। ठीक है, एकदम जेनरिक सा आंसर है, बट यहाँ पे येलो अलर्ट के बारे में बताया जा रहा है और एक्सट्रीमली डेंजर वगैरह के बारे में बताया जा रहा है कि आपको अर्जेंट एक्शन लेने का ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेड अलर्ट के केस में ये होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत होते ही हमारे पास आंसर आ गया, बी इज़ द आंसर। बट आगे पढ़ लेते हैं। अ साइक्लोन अलर्ट इज इशूड 48 आवर्स बिफोर द एक्सपेक्टेड रेनफॉल प्रोवाइडिंग डिटेल्स about the cyclone's locations and areas likely to be affected. Third statement, post landfall outlook issued 12 hours after the storm makes landfall forecast its movement and associated adverse वेदर। 2-3 बातें हैं जिसमें अगर आपको केवल पहला स्टेटमेंट के बारे में पता होता तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब यहाँ पे जो कलर कोड है, ग्रीन का मतलब ऑल इज वेल, येलो का मतलब बी अवेयर, ऑरेंज का मतलब बी प्रिपेयर्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रेड का मतलब टेक एक्शंस। ये कलर कोड के हिसाब से साइक्लोन की वार्निंग सिस्टम दी जाती है। अब देखो, अगर आप बहुत टेक्निकल हो जाओगे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह को लेके, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी जो कॉमन पीपल हैं, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि सब कोई साइंटिफिक बातें समझेगा, बट आप कलर से अगर बात कर लोगे तो वो सबके समझ में आ जाता है, ताकि पूरी की पूरी पब्लिक तक चीज़ों को पहुँचाया जा सके। इसलिए कलर कोड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो साइक्लोन की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्टेजेज है वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहला हमारे पास प्री साइक्लोन वॉच है जो 72 आवर्स के पहले आता है, जिसको डीजी मेट्रोलॉजी इशू करती है। सेकेंड, साइक्लोन अलर्ट 48 आवर्स के आसपास आता है,
और जो स्टॉर्म का करंट लोकेशन बताता है, उसका पाथ क्या होने वाला है और किन एरियाज़ को अफेक्ट करने वाला है उसके बारे में बताएगा। फिर साइक्लोन की वार्निंग आती है 24 आवर्स पहले, जहाँ पे डिटेल्ड प्रेडिक्शन बताया जाता है और एग्जैक्ट लोकेशंस वगैरह, इंटेंसिटी वगैरह बताया जाता है। और लास्ट में पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक आता है 12 घंटे, जो बताता है स्टॉर्म का इनलैंड मूवमेंट कैसा होगा। करंट कंटेक्स्ट क्या था, अभी रिसेंटली जो पौंडीचेरी वाले रीजन में फेंगल साइक्लोन आया है उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो आप साइक्लोन का अर्ली वार्निंग सिस्टम देख लीजिएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, येलो अलर्ट नहीं होगा, क्या होगा, रेड अलर्ट। बाकी दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या देखना है, थर्ड क्वेश्चन में अपने को कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कौन, सांची स्तूपा। तो सबसे पहला, इट वॉज कमीशन्ड बाय द एम्परर अशोका इन द 3rd century BCE एंड एक्सपैंडेड बाय संगा एंड सतवाहना रूलर्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, द डोम ऑफ द सांची स्तूपा नोन एज द अंडा सिंबलाइजेज द कॉस्मोस यूनिवर्स एंड रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। ठीक है। उसके बाद हर्मिका atop the dome on the Sanchi stupa is symbolic of Buddha's thorn representing royalty. Fourth, the Vedika is the structure surrounding the stupa which acts as a railing for sacred प्रोटेक्शन। मतलब आपसे केवल ये नहीं पूछा गया है कि सांची स्तूपा किसने बनवाया था, रैदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है। तो ये हमारा स्तूपा रहा, ऐसा दिखता है, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा कहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे ऊपर छतरी होती है, उसके नीचे हर्मिका होती है, फिर ये अंडा हो गया, फिर ये हमारी मेधी हो गई, फिर ये हमारी प्रदक्षिणा पथ हो गई, फिर ये हमारी वेदिका हो गई, और फिर ये हमारा तोरोना हो गया। तो जो आपको डिटेल में मैं आपको डिस्कस कर लेता है। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या है, अंडा है मतलब डोम, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या यूनिवर्स के बारे में बताता है। छतरास क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये डिवाइन प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद हर्मिका जो बालकनी है ये क्या बताती है कि प्लेसेस ऑफ गॉड्स है। फिर मेधी क्या है, ये बेस है जहाँ पे रिलिक्स, ओरिजिनल जो रिलिक्स रहती है वो वहीं पे रहती है। फिर टरोना क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली गेटवे होते हैं जो बुद्धा के लाइफ इवेंट के बारे में बताते हैं, और उन्हीं पे जाटका, आपको पता होगा जाटका टेल्स के बारे में बताया जाता है इन्हीं गेट्स पे कार्व करके। फिर वेदिका क्या होती है, ये रेलिंग्स होती हैं, और फिर हमारा प्रदक्षिणा पथ होता है जो 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 उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सांची स्तूपा के बारे में हमने देखा, अशोक ने इसको 3rd century के आसपास बनाया था, और बुद्धिज्म का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये साइट है। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1989 से अभी तक। और जो हमारा लायन कैपिटल दिखता है वो यहाँ से इंस्क्रिप्शन वगैरह ब्राह्मी में और खरोष्ती में अवेलेबल हैं। चलो, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल होती है, नाम है महाबोधि महोत्सव, वो 2 दिन के लिए हुआ है वहाँ पे, तो ये न्यूज़ में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये स्ट्रक्चर्स की बातें हो रही थी वहाँ पे अंडा सही था, हर्मिका वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत बताया जा रहा था, वो रॉयल्टी नहीं होती है, ये प्लेसेस ऑफ गॉड्स होते हैं। फिर क्या है, 4th स्टेटमेंट करेक्ट है। वेदिका क्या है, सीक्रेट प्रोटेक्शंस वगैरह के बारे में बताती है। 1st स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अशोक ने इसको बनवाया था, बाद में आगे के रूलर्स वगैरह ने इसको इम्प्रोवाइज किया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट युगांडा इज करेक्ट। तो अब युगांडा में पहला स्टेटमेंट, युगांडा इज अ लैंड लॉक कंट्री लोकेटेड इन द अफ्रीकन लेक्स रीजन। ठीक है। दूसरा क्या है, युगांडा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ केनिया, रवांडा, तांजिया, वनली। इंटरेस्टिंग। 3rd स्टेटमेंट, लेक विक्टोरिया लोकेटेड इन युगांडा इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका शेयर्ड विथ केनिया एंड तंजानिया। आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। युगांडा के बारे में सबसे पहले मैप देखो, ये हमारे युगांडा है, नॉर्थ में हमें साउथ सूडान दिख रहा है, फिर हमें केनिया दिख रही है, तांजिया दिख रही है, लेक विक्टोरिया दिख रहा है, रवांडा दिख रहा है, और हमारा कॉन्गो वाला जो रीजन है वो दिख रहा है। इसके बारे में डिटेल से देखो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह आए हैं बहुत से विलेजेस वगैरह में, इसलिए
वो न्यूज़ में था। तो युगांडा के बारे में अगर बात करोगे तो लैंडलॉक कंट्री है, कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, और नाइल बेसिन के आसपास ये लाई करती है, तो फर्टाइल लैंड वगैरह है। बॉर्डर किसके साथ है, ईस्ट में केनिया हो जाती है, साउथ सूडान नॉर्थ में हो जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वेस्ट में हो जाता है, रवांडा साउथ वेस्ट में हो जाता है, और तांजिया साउथ में हो जाती है। तो युगांडा के अगर होम की बात करोगे तो नाइल रिवर वहाँ पे है, और बाकी के जो इम्पोर्टेंट रिवर है जैसे काफू हो गया, सेमलिकी हो गया, अल्बर्ट नाइल हो गया, अगागो हो गया, काटोंगा हो गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। जो माउंटेन रेंजेस है वो देख लेना, दिस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आसपास की कंट्रीज और लेक विक्टोरिया देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि लैंडलॉक कंट्री है, दूसरा गलत है, और भी कंट्रीज हैं, केनिया हो गया, साउथ सूडान, कॉन्गो हो गया, रवांडा और तांजिया। जो स्टेटमेंट 2 मेंशन था वो गलत हो जाता है, 3 वाला सही है कि लेक विक्टोरिया हमें वहीं पे मिलती है। नाउ अभी रिसेंटली बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करते हुए एक CAG की रिपोर्ट आई, जिसमें कैग न्यूज़ में आ गया, जिसके चलते तो आपको बिहार का वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है CAG। तो CAG को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। दूसरा क्या है, सैलरी है, और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट। तीसरा क्या है, CAG इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू एनी अदर फर्दर ऑफिसेज अंडर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। CAG is responsible for controlling the financial system only at central level of government। गलत बात, कैग सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को नहीं देखती, केवल उनको भी नहीं देखती, स्टेट्स वगैरह को भी देखती है। तो CAG के बारे में अगर आप बात करोगे तो आर्टिकल 148 में मेंशन्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटिंग करना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उसका ऑडिटिंग करना, और उनको सर्टिफिकेट वगैरह देती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है रिगार्डिंग योर डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, अकाउंटेबिलिटी को, स्पेशली फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने में CAG का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको अपॉइंटमेंट बता दिया कि प्रेसिडेंट करते हैं, टर्म बता दिया कि 6 साल का टर्म है या फिर एज ऑफ 65 है, रिज़ाइन करने का मन हुआ तो प्रेसिडेंट को दे दीजिए, और रिमूवल सिमिलर होगा किसके जैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा। इंडिपेंडेंट होता है, इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती है। सर्विस कंडीशन वगैरह कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट, सैलरी और सर्विस के जो कंडीशंस होते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वगैरह है, कोई मिनिस्ट्रियल ऑफिस के अंदर नहीं आता है, किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम नहीं करता है। तो ड्यूटीज़ क्या है, गवर्नमेंट के ऑडिटिंग वगैरह को करना है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, रिज़ाइन किसको करता है वो इंपॉर्टेंट है, और कंडीशंस वगैरह पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना कुछ हमने डिस्कस किया। पहला स्टेटमेंट सही था कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। दूसरा सही था कि कंडीशंस वगैरह कौन बताता है, पार्लियामेंट बाय लॉ बताता है। तीसरा सही है कि रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, एंड चौथा गलत है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी ऑडिटिंग CAG ही करता है। सो ऑन दिस नोट आपका आज का प्रीसिक्योर ख़त्म हो गया। सो वी विल मीट टुमारो, तब तक के लिए गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम पास आ चुका है। थैंक यू।